लालची भाई चालाक बीवी। सुरेश के दो बेटे थे, वीरू और धीरू। वो अपने आखिरी वक्त पे बिस्तर पे लेटे थे और उनकी दोनों बेटे आंखों में आंसू लेकर बैठे थे। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं और धीरू है ना, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ पिताजी, आप बस आराम कीजिए, डॉक्टर अभी आता ही होगा। मेरे बच्चों, मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने वकील से कहकर अपनी जायदाद तुम दोनों में आधी आधी बांट दी है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों मिलकर रहना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना। तुम्हारी माँ की भी यही इच्छा थी। जी पिताजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। जी पिताजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और सुरेश उन्हें छोड़कर चला जाता है। अरे धीरू भाई, मैं तुझसे कहना चाहता था कि मुझे व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है। अब पिताजी के जाने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। पिता के जाने के बाद दोनों भाइयों की जिंदगी कुछ दिन बाद सामान्य हो जाती है। दोनों भाई अपना अपना व्यापार संभालते हैं और एक ही घर में रहते हैं, लेकिन अब उनके रिश्ते में पहली जैसी बात नहीं रह गई। धीरू पहले से ही लालची था, इसीलिए सुरेश ने प्रॉपर्टी का बंटवारा कर उन दोनों में लड़ाई की समस्या खत्म कर दी थी। लेकिन पिताजी के जाने के बाद धीरू का लालच और बढ़ने लगा। हाँ हाँ भैया, आप बताइए कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। अच्छा तो भाई, तू ना मुझे अपनी गाय दे दे। वैसे भी तू पढ़ा लिखा मॉडर्न लड़का है, भला तू गाय का करेगा क्या? लेकिन इससे मेरी ना बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है भैया, आखिर भाई ही तो भाई के काम आता है। आप ले लीजिए मेरी गाय और उसे बेचकर आप उन रुपयों को अपने व्यापार में लगा लेना। बस फिर धीरू वीरू से काम के बहाने कैसे न कैसे पैसे या कीमती सामान ऐंठता रहता था और बेचारा सीधा साधा वीरू उसकी मदद कर दिया करता। ऐसे करके 2 साल बीत जाते हैं और दोनों भाइयों की शादी हो जाती है। अपनी बीवी के कहने पर धीरू अपना हिस्सा अलग कर लेता है और दोनों भाई अलग अलग रहने लगते हैं। अरे साधना, ये देखो, मैंने आज ही एक बड़ी डील साइन की है। ये शहर का सबसे बड़ी फैक्ट्री का मालिक है। इसके साथ व्यापार करके मेरे व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। लेकिन इसकी बस एक ही शर्त है, अगर इसे हर हफ्ते सामान की पेमेंट नहीं दूंगा तो मुझे इसे जुर्माने के तौर पर बहुत बड़ी रकम देनी होगी। ये तो बड़ी ही चिंता की बात लगती है जी। अरे चिंता कैसी, मैंने पहले ही हिसाब लगा लिया है। मैं इसे हर हफ्ते पेमेंट भी दूंगा और एडवांस पे ऑर्डर भी, तो फिर चिंता काहे की। पास से गुजर रहा धीरू उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। अरे राधा, सुनती हो? उस धीरू ने आज एक बहुत बड़ी डील साइन की है। ये सुनकर ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। धीरू से सारी बात बताता है। तो ऐसे हाथ पे हाथ रख के गुस्सा करने से क्या होने वाला है? आप तो उस डील की कमजोर कड़ी जानते ही हैं, तो मारिए हथौड़ा। फिर रात वीरू के घर चोरी होती है और उसमें वह रुपए चोरी हो जाते हैं जिसे वीरू क्लाइंट को देने वाला था। शर्त के हिसाब से वीरू को जुर्माने की रकम के लिए अपना घर गिरवी रखना पड़ा और उसका कारोबार भी ठप हो गया। सुनिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। आप कोई ऐसा बिजनेस कीजिए जिसे आप जल्दी से जमा सके और कम पैसों से भी शुरू कर सके। आप फल सब्जियों का व्यापार शुरू कीजिए। तुम ठीक कहती हो, मैं कल से ही मंडी जाकर सब जानकारी लेकर आता हूँ। उधर धीरू और राधा वीरू की बर्बादी की खुशी मनाने लग जाते हैं और दूसरी तरफ वीरू खूब मेहनत कर अपनी आर्थिक स्थिति फिर से सुधार लेता है। लेकिन फिर एक दिन, अजी सुनती हो, तुम यहाँ पर उसके बर्बाद होने की गलत फहमी में खुश हुए जा रहे थे और तुम्हारे भाई का फल सब्जियों का व्यापार बड़ा अच्छा चल निकला है। मैं अभी बाजार में उसकी दुकान देख कर आ रही हूँ।
अरे भीड़ लगी हुई थी वहां तो फिर जल्दी से अपने खुराफाती दिमाग से कोई आइडिया निकालो इस मुसीबत का। आइडिया तो बहुत अच्छा है मेरे दिमाग में। अपने भाई से कह के इसके गोदाम में चूहे डलवा दूंगी, फिर देखना नजारा। राधा की चालाकी से वीरू का यह काम भी बंद हो जाता है और अब वीरू और उसकी पत्नी को उधार पर जीने के सिवाय कुछ नहीं बचा था। बेचारा ईमानदार वीरू अपने भाई और भाभी के चक्कर में ऐसी जिंदगी काट रहा था। मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया साधना। पिताजी का दिया हुआ अच्छा खासा बिजनेस संभाल रहा था, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। अब तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। कोई नौकरी भी इतनी आसानी से नहीं मिल रही। मुझे माफ कर दो, मेरे साथ रहकर तुम्हें भी ये दिन देखने पड़ रहे हैं। देखिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देगा हमारे लिए। और मेरे दिमाग में तो एक अच्छा आइडिया आ भी गया। मैं बचपन से ही अपनी दादी, नानी और माँ को एक खास तरह का अचार बनाती देखती आई हूँ। वो अचार जितना टेस्टी होता है उतना ही उसे बनाना मुश्किल भी, लेकिन एक बार बन जाने पर वो जल्दी खराब भी नहीं होता जी। वो अचार सिर्फ हमारे ही गांव में बनता था, जिसे खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। मैं सोचती हूँ वही अचार बनाने का काम हम शुरू करें तो। मैं बनाया करूंगी और आप उसे मार्केट में बेच आया करना। साधना, तुम्हारी बातों से मेरे मन में उम्मीद जाग उठी है, लेकिन ये सब काम शुरू करने के लिए रुपए कहाँ से आएंगे? ए जी, मेरी ये कंगन किस दिन काम आएंगे? आप इन्हें गिरवी रखवा लो और जब पैसे आ जाए तो इन्हें छुड़वा लेना। साधना बाजार जाकर अचार बनाने का सामान लेकर आती है और फिर घर आकर सारे खिड़की दरवाजे बंद करके अचार बनाती है। वीरू उस अचार को पैक करने में साधना की मदद करता है और बाजार में बेच आता है। शुरू में केवल 10 बॉटल ही बन पाती हैं, लेकिन उसे बेचकर हुए मुनाफे से बोतल 10, 10 से 50, 50 से 1000 और 1000 से 10,000 हो जाती हैं। वीरू को अपने साथ कुछ लोगों को मदद के लिए रखना पड़ता है, लेकिन अब भी अचार साधना ही बनाती है और अपनी रेसिपी का सीक्रेट रखती है। और देखते ही देखते वीरू साधना ब्रांड अचार पूरे शहर में मशहूर हो जाता है। वीरू के दिन फिर दोबारा बदलते हैं और उसके पास धीरू से भी बड़ा घर, गाड़ी, अचार की फैक्ट्रियां और काफी धन होता है। वीरू की तरक्की देख धीरू और राधा बुरी तरह जल भुन जाते हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ उनकी कोई चाल कामयाब नहीं होती। सुनिए जी, मैं ना कहती थी कि आप हिम्मत रखिए, एक दिन भगवान हमारे रास्ते जरूर खोल देगा। और देखिए जी, आज हम कहाँ से कहाँ आ गए। ये सब तुम्हारे फौलाद जैसे मजबूत मन की वजह से हो पाया है साधना, वरना एक समय मैं तो हिम्मत ही हार चुका था। तुमने न सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया बल्कि बिजनेस में मेरा साथ भी दिया। जहाँ साधना और वीरू अपनी तरक्की से बहुत आगे बढ़ चुके थे, दूसरी तरफ धीरू और राधा अपनी धोखेबाजी और झूठ के चक्कर में इनकम टैक्स वालों की नजर में आ चुके थे। भीरू के एक घर पर इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ता है और भीरू को काला धन जमा करने के आरोप में जेल जाना पड़ता है।